अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजे न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मशरिक वुस्ता के उफक पर मंडलाते जंग के स्याह बादलों को छुटाने में पाकिस्तान ने जो कलीदी और तारीखी किरदार अदा किया है, उसने आलमी सफारतकारी के मैदान में इस्लामाबाद की अहमियत को एक बार फिर साबित कर दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी सफारतकारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दिहाने से बचा लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जहां सदर ट्रंप इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जारहाना मंसूबों और रजीम चेंज की ब्रीफिंग से मुतासर होकर हमले का हतमी जहन बना चुके थे, वहां पाकिस्तान की बरवक्त मुदाखलत ने हालात का रुख मोड़ दिया। सदर ट्रंप का ये एतराफ कि उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर अकदाम रोका, पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी असर रसूख का मुंह बोलता सबूत है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की 15 नुकाती तजवीज़ पर आमादगी और यूरेनियम अफसोदगी के मामले पर लचक इस बात की निशानदही करती है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एतमाद का वो पुल तामीर किया है जो दिहाइयों से मादूम था। वो सदर ट्रंप जो दुनिया भर की जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेते थे, आज उनकी अपनी मुमकिना जंग को रोकने का सहरा पाकिस्तान के सर सज चुका है। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की इस कामयाब सफारतकारी को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान की खामोश सफारतकारी ने वो नताइज हासिल किए हैं जो बड़ी ताकतें G7 के प्लेटफॉर्म से भी हासिल ना कर सकी। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे की जानिब से ये इशारा दिया गया है कि अगर 10 अप्रैल का डायलॉग कामयाब रहता है तो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान के लिए खुसूसी इक्तसादी पैकेज और तजारत में मजीद सहूलियात पर गौर कर सकती है। बीजिंग ने पाकिस्तान के इस किरदार को ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की कामयाबी करार देते हुए इस्लामाबाद को एशिया में अमन का मरकज करार दिया है। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से पैगाम और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा करना इस बात की गवाही है कि दुनिया पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत को तस्लीम कर रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जानिब से मिसाइल यूनिटों को हमले फौरी रोकने का हुक्म और अबनाए हुर्मुज़ को आलमी ट्रैफिक के लिए खुला रखने का फैसला इस गैर मामूली एतमाद का मज़हर है जो तेहरान को पाकिस्तान की सालिसी पर है। जहां इसराइल इस अचानक तब्दीली पर हैरत ज़दा है, वहीं मोदी का भारत जो पाकिस्तान को तनहा करने के ख्वाब देख रहा था, आज इस आलमी पजीराई पर सख्ते में है। 10 अप्रैल को होने वाला इस्लामाबाद डायलॉग, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमरीकी और ईरानी वफूद को मदऊ किया है, ये खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद बन सकता है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ एक एटमी ताकत है, बल्कि एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी बहरानों को हल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। क्या 10 अप्रैल के मुज़ाकरात मुकम्मल जंग के खात्मे का हदफ हासिल कर पाएंगे? क्या इस कामयाब सफारतकारी के बाद पाकिस्तान खित्ते की गैर मुतनाज़ सॉफ्ट पावर और सुपर पावर बनकर उभरा है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजज़ियाकार और आलमी अमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। सर, सबसे पहले तो जिस तरह कल रात को एक तारीखी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है और खित्ते समेत दुनिया को एक बड़े बहरान से बचाया है, आप क्या समझते हैं इतनी बेहतरीन सफारतकारी और पोजीशन क्या पाकिस्तान की आज से कभी रही है? बहुत कम वाक़े हैं जैसे पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया है। एक मरतबा चीन को और अमेरिका को करीब लाने में ये किरदार अदा किया था जब हेनरी किसिंजर साहब गए थे पीकिंग, और उसके बाद ये कल जो ये अचीवमेंट है, ये आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने खित्ते को और दुनिया को एक बड़ी हौलनाक जंग के ब्रिंक से बचाया है। और ये इतना आसान काम नहीं था जैसा कि लग रहा है, और तो क्या सहराइयाँ कर रहे हैं बाद में कि ये पहले से बहुत सी चीज़ें तय थी। मगर यकीन मानिए कि दोज हु आर इन द नो अंडरस्टैंड कि ये कितना खतरनाक कल की रात थी और किस ब्रिंक से ये जो मुतहारिब कुव्वतें हैं वापस आई हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये जो कोशिशें थी सिफारती बड़ी सिंसियर थी और आखिर में बेटर सेंस प्रिवेल्ड। तो ईरानी क़यादत ने भी दानिशमंदी का मुजाहरा किया, अमरीकी क़यादत ने भी सजेस्टी दिखाई और दुनिया एक तबाहकुन जंग के दहाने से वापस आ गई। सर, पहली बार है कि वो अमेरिका जो
सुपर पावर है और उसका सदर खुद को दुनिया की जंगें बंद कराने का क्रेडिट और उस पर नोबेल पीस प्राइज मांगने वाला पेश करता है। उस अमेरिका की जंग पाकिस्तान ने रुकवाई है और अमेरिका और ईरान दोनों फ्रीकैन ने इसे तस्लीम भी किया है कि पाकिस्तान की काविशों का ही नतीजा है। आखिर ऐसी क्या मूव शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खेली है कि ईरान जो इंतहाई जहरियाना पोजीशन में था वो भी अपना हुरमुज़ खोलने और हमले रोकने पर आमादा हो गया और ट्रंप साहब भी रुक गए। देखिए, उन्होंने अनथक सिफारती कोशिशें की। हम्म। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने लीड किया और जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो उसके साथ उसको स्ट्रेंथन किया, और अमरीकी क़यादत के साथ भी हमारे अच्छे रवाबित थे और उनको एतमाद था। इस वजह से वो हमारी बात सुन भी रहे थे, और जो मैसेज हम ईरान की साइड से उनको कन्वे कर रहे थे वो समझ रहे थे कि ये सिंसेरली एक्सचेंजेस हो रहे हैं। ईरान की क़यादत जो हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उसको हमने बावर करवाया इसी तरह के लगातार इंगेजमेंट से कि जंग में नुकसान उनका ही है, और इस वक्त उनको अपने जो स्टांस में मतलूबा नरमी पैदा करनी चाहिए वो लचक उन्होंने दिखाई, और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक एनेबलर का किरदार अदा किया, एक सिफारती पुल का। और अब भी वो प्रोसेस जारी है, जी। क्योंकि ये 2 हफ्ते का जो इसमें ब्रेक मिली है, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और इसको कैपिटलाइज करना है इस वक्त। और ये भी ख्याल रखना है कि कोई डीरेल करने वाले जो स्पॉयलर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सी लॉबीज हैं जिन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है इस जंग में, वो अब भी चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। इसराइल में वो लॉबी है, अमेरिका में है, और उनके खिलाफ नबर्द आज़मा है जो सेन वॉइसेस हैं। और इस्लामाबाद में एक सिफारती अमल अभी शुरू हो रहा है, और उसका नाम शायद इस्लामाबाद अकॉर्ड दिया जाए। जी। वो भी एक मुश्किल मरहला है, उसमें भी पाकिस्तान बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, तो सर और आपको क्या लगता है इंशाल्लाह कि ये जो 10 कोशिशें अप्रैल समानावर को साबित होंगी। दोनों फ्रीकैन को इस्लामाबाद मदऊ किया है और आलमी मीडिया इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम भी दे रहा है, तो जिसके हवाले से सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान की सालसी में अब मुस्तकिल जंग का खात्मा करीब है? देखिए, बिल्कुल ये प्रोसेस होता ही इसीलिए है कि मुस्तकिल इसका एक पायदार अमन का कोई प्लान हो। और आई एम श्योर ये जो इस्लामाबाद में बातचीत होगी, इसमें वो सारी चीज़ें आयरन आउट की जाएंगी। बहुत सी ऐसी खदशात होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं, डिबेट होती है उन पे, और उसके बाद एतमाद की एक फ़ज़ा पैदा होती है और कुछ चीज़ों पे एग्री कर लिया जाता है। तो आई एम श्योर ये जो कोशिशें हैं ये हम्म। समरावर साबित होंगी, और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई स्पॉइलर विद इन ईरान या विद इन इसराइल या अमेरिका इसको पटड़ी से उतार ना दे इस प्रोसेस को, क्योंकि हार्ड लाइनर हर जगह होते हैं। अगर कोई गैर दानिशमंदी से कोई कदम उठाया गया तो ये जो प्रोसेस है इसको नुकसान पहुंच सकता है। मगर इस वक्त चूंकि दोनों फरीकैन ने, उनकी जो आला क़यादत ने इस पे पाकिस्तान पे एतमाद किया है एक ऑनेस्ट मीडिएटर के तौर पे, और इसका मतलब है कि खुद उनकी ख्वाहिश भी है कि ये अमन की तरफ बातचीत चले, क्योंकि अगर ईरानी क़यादत की ख्वाहिश ना होती तो वो कभी भी एग्री ना करते इस चीज़ पे। इसी तरह अमरीकी क़यादत की अगर मंशा ना होती तो वो कभी भी ये प्रोसेस सीज़ फायर का 2 हफ्तों का भी वो ब्रेक ना देते, और जो वो एपोकैलिप्टिक किस्म की पेशीन गोइयां कर रहे थे वो हम्म। कर गुजरते। मगर तो चूंकि वो राशिद नहीं वली किया, साहब, इसका मतलब है इस कि सब वहां में भी सर, डिजायर है कि ये हम्म, मामला एक पायदार अमन की तरफ जाए। राइट, इस सब में एक बात बहुत अहम है कि ईरान की जानिब से 15 नुकाती एजेंडे पर आमादगी, फिर यूरेनियम अफसोदगी पर लचक, मतलब वो ईरान जो अभी 48 घंटे पहले तक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था, अब वो यूरेनियम अफसोदगी पर भी लचक दिखा रहा है। आखिर किसकी गारंटी ईरान को दी गई है जो वो रजामंद हो गया? देखिए, ये गारंटीज तो मुख्फी रखी जाती है, और जब ये प्रोसेस चलता है तो बहुत से इंटरलोक्यूटर्स होते हैं। पाकिस्तान ने चीन से भी मुशावरत की थी, और चीन एक कलीदी किरदार अदा करता है इमर्जिंग ग्लोबल पावर के तौर पे। और गारंटीज तो जब आप एक गिव एंड टेक करते हैं किसी प्रोसेस में, तो बेहतरीन गारंटी उसका
दोनों जो फरीकेन होते हैं उनका डिसीजन होता है। और जैसे JCPOA हुआ था, जब तक अमेरिका ने उसको यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं किया 2018 में, तो वो काम करता रहा। जी। ईरानियों ने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी उसके इंस्पेक्टर्स को इजाजत दिए रखे, और वो आके बड़ा इंट्रूसिव इंस्पेक्शन रेजीम फॉलो करते थे। तो हम्म। ये जब मुआहदा होता है तो दोनों पे उसकी पासदारी लाजिम हो जाती है, और सबसे बड़ी गारंटी उन दोनों का इस चीज़ पे राजी होना होता है। यस, आलमी कुव्वतें होती हैं जो पुष्टपनाही होती है उनकी, और चीन की भी आई एम श्योर इसमें इस रही होगी। तरफ ठीक। जरूर सपोर्ट होगी। बिल्कुल। वॉल स्ट्रीट जर्नल जस्ट कॉल्स इट क्वाइट डिप्लोमेसी एक्सीडिंग G7 एफर्ट्स इवन। बड़ी ताकतों की नाकामी के बाद पाकिस्तान की ये कामयाबी आलमी ताकतों के तवाजुन में इस्लामाबाद को कहाँ खड़ा करती है? इससे पाकिस्तान का खित्ते में आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या हम खित्ते को बाकायदा लीड करने जा रहे हैं? देखिए, वो कुछ चीज़ें तो आपके सामने हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त आओ बका कर रहा है, हम्म। उधर तो सोख किसी कैफियत है, ऐसे लगता है सफ़े मातम बिछ चुकी है। और कुछ ऐसे अनासर हैं जो इधर इंटरनली भी अ, वही नैरेटिव लेके चल रहे थे। हम्म। अब उनके यहाँ भी एक हुस्न मलाल की कैफियत है। तो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बड़ा है, सिफारती कद काठ बड़ा है, मगर हमें हम्बल भी रहना होगा, बिकॉज हमने ये काम किसी मटेरियल गेन्स के लिए नहीं किया है। हमारा ये फर्ज बनता था एक इस्लामी मुल्क होने के नाते, एक बरादर इस्लामी मुल्क, हम्म। उसको इस जंग के दाने से वापस लाएं। ये भी हमारी बड़ी ज़बरदस्त सिफारती कोशिश थी कि जो GCC ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान ख़ास तौर पे, तो जी। उनमें ऐसी कोई जंग ना छिड़ जाए जो कि इसराइल की ख्वाहिश थी। तो हम्म। पाकिस्तान ने सऊदी क़यादत पे भी ये एम्फसाइज़ किया, और सऊदी क़यादत ने भी बहुत दानिशमंदी और बहुत सैजेसिटी का हम्म। सबूत दिया कि उन्होंने ग्रेव प्रोवोकेशन के बावजूद गुरेज किया कि जवाबी हमला करें, और जिसकी वजह से ये साजगार फ़ज़ा बनी। तो इसमें पाकिस्तान डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क के तौर पे उभरा है, जिसका सिफारती कद काठ अब खित्ते में बल्कि आलमी दुनिया में, दुनिया उसको एक कदर की निगाह से देखेगी। बिल्कुल। मगर जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल इमेज पॉलिश हुआ है, हमें अपने इंटरनल मामलात पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ताकि आपने जो हमारी मईशत में मुआशी इस्लाहात की भी मैशत है इस्लाहात करने की भी वो हमारा ज़रूरत अपना है। बिल्कुल काम। सही सर। मुज़ाकराती एजेंडे में ईरान पर लगी माशी पाबंदियां हटने की भी शामिल है। तो क्या हम ये अब एक्सपेक्ट करें कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा हो या दीगर तजारती मंसूबे वो ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में होने जा रहे हैं? क्या इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को भी अपनी डिमांड सामने रखनी चाहिए कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर लगी पाबंदियां खत्म करवाकर अपने एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल किया जा सके और अपनी माशी हालत को थोड़ा बेहतर किया जा सके? देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने ये काम किसी मुआशी गेन्स के लिए नहीं किया है। हम्म। तो इस वक्त हम उस किस्म की ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं रखेंगे। हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है। हमने ये खित्ते में अमन के लिए एक ब्रादर इस्लामी मुल्क को तबाही से दो चार होने से बचाया है, हम्म। और हम इसमें इस वक्त कोई ट्रांजैक्शन उस किस्म की नहीं करना चाहते। और वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, जब पूरा इन्वायरमेंट बनता है, पीस का प्रोसेस आगे जाता है, ईरान ग्लोबल इकॉनमी में इंटीग्रेट होता है, उस पे सैंक्शंस हटती हैं। वो सैंक्शंस रजीम हटने की नोयत क्या होती है, वो स्टेप बाय स्टेप और बड़ा इंक्रीमेंटल सेडुलसली कल्टीवेटेड प्रोसेस होगा। तो उस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और अल्टीमेटली अगर ईरान इंटीग्रेट होता है दुनिया की इकॉनमी के साथ, तो ये इनडायरेक्टली ये उसकी समरात हमें मिलेंगे, और ये खुद ब खुद सारी चीज़ें दे विल फॉल इन प्लेस। राइट। और अगर हम सर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ईरान अमेरिका जंग के बाद आप रीजनल ऑर्डर और वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे तब्दील होते देख रहे हैं? क्या इस जंग के बाद अमेरिका वाकई अपनी वाहिद सुपर पावर होने का स्टेटस खो चुका? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छा। और हमें गलत लेसन्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए। यस, उसको एक जो इस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज थी हम्म। उस पे क्वेश्चन मार्क जरूर अराइज हुआ है। और ये भी है कि जब पोस्ट वॉर एक रीजनल ऑर्डर उभरेगा, तो उसमें GCC ममालिक ये ज़रूर देखेंगे कि वो डाइवर्सिफाई करेंगे, कि हम्म। बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो अमरीकी सिक्योरिटी छतरी पे था, तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो बड़े क्रेडिबल
सिक्योरिटी पार्टनर्स के तौर पे उभरे हैं, खास तौर पे सऊदीया के साथ पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा था, पाकिस्तान ने उसकी पासदारी करते हुए, और सऊदीज को मालूम है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अंडर द रेडार हो रही होती हैं, जो हेडलाइन डिप्लोमेसी नहीं होती, क्योंकि डिप्लोमेसी का असल उसका फ़ायदा उस वक्त होता है जब वो आउटकम डिपेंडेंट हो। तो ठीक। आउटकम डिपेंडेंट हम रहे हैं, और इसमें हमने आउटकम निकाल के दुनिया को दिखाया है। तो बाकी जीसीसी के ममालिक बड़ी कदर से उसको देखेंगे, और इस वक्त चीन का किरदार बढ़ेगा, क्योंकि जो स्पेस अमेरिका लूज करेगा वो वो चीन चीन को बार जाएंगे। तौर पे बिल्कुल सही। करेगा। मगर ये नहीं हो रहा कि कोई ऐसा कि अमेरिका ने वो किरदार लीडिंग पावर का खो दिया है, अभी भी वो फंडामेंटल्स कायम है उनके। बिल्कुल सही सर। ईरान के इस खित्ते में पाकिस्तान की जानिब झुकाव होना, जबकि चीन, टर्की और खलीज से सऊदीया पहले ही, और सऊदीया से पहले ही हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस सब फैक्टर्स में अगर हम देखें भारत का किरदार, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो इन सारे मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए इसराइल के साथ मिलकर कोई ऐसी हरकत कर सकता है? और दूसरा, आप तजारती ताल्लुकात और अरबों की इकॉनमी भारत और ईरान के दरमियान थी, क्या उसमें बकायदा एक डेंट पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, हमें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि ईरान या जीसीसी ममालिक भारत के साथ कैसे रवाबित रखते हैं, वो उनका अपना मामला है, और बहुत से और फैक्टर्स पे वो डिपेंडेंट है। और हमें ये भी नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए कि वो इसके बाद ईरान कता ताल्लुक करेगा या नहीं करेगा। ईरान ऑब्वियसली एक ऑयल एक्सपोर्टिंग मुल्क है, वो दुनिया में जहां ऑयल उसने बेचना है, इंडिया को बेचना है, तो वो बेचेगा, और वो ताल्लुकात भी अच्छे रखेगा। तो हमें उससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का किरदार अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर रहा, और जैसे दहशत गर्दी को फ़रोग दे रहा है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में, ऑब्वियसली और सर, भारत में तो इस तो वक्त उसको सौ हमें का हाईलाइट करना। आलम है, वो सकते में है, उनको हजम नहीं हो रही है कामयाबी पाकिस्तान की सफारती सतह पर। तो आपको क्या लगता है, वो इसराइल के साथ मिलकर कोई ऐसा कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं दोबारा इन मुज़ाकरात को सबोटाज करने के लिए? ये कर तो सकते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि हमें केयरफुल रहना होगा। हम्म। क्योंकि इसराइल इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था इस ठीक। पूरे कजिए का। हम्म। और अभी उसने कहा है कि लेबनान पे मैंने जंग जारी रखी हुई है, ये सीज फायर लेबनान में उसने नहीं किया। हम्म। तो वो तो किसी भी मौके की ताक में होगा कि ये सैबोताज हो प्रोसेस, और भारतीय उसके साथ हैं। और मगर भारत अगर ऐसा करेगा तो फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नेचुरली उसको एक किस निगाह से देखेगी, ये भी भारत को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर अमेरिका ने अपना वजन इस पीस के मायदे के पलड़े में डाला है, तो हम्म। कुछ सोच के ही डाला है, क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं। उनकी इकॉनमी को जख्म पहुंच रही है, ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, हम्म। डोमेस्टिकली एक इलेक्शन ईयर है वहाँ पे। और अगर वो उनकी जो ख्वाहिश के मुताबिक एक मुआहिदा हो रहा है, अगर उसको सैबोताज करेगा इसराइल या भारत, तो जाहिर है फिर उनको भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। राशिद वली जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे, दफाई तज्ज़ियाकार हैं, अपना तज्ज़िया हमें पेश कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त की छोटी सी ब्रेक का देखा जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी थिंक टैंक्स की समझ से बाहर है। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली ने जब ये फरमाया था कि आने वाले वक्त में दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना पर होंगे, तो शायद उस वक्त मादी आंख रखने वालों को ये दीवाने का ख्वाब लगता था। लेकिन आज जब हम मिडिल ईस्ट की सुलगती हुई आग को देखते हैं, जहां आलमी ताकतें तीसरी आलमी जंग के दिहाने पर खड़ी थीं, वहां पाकिस्तान का किरदार एक सालिस और अमन के जामिन के तौर पर उभर कर सामने आया है। आज के प्रोग्राम में हम उस रूहानी राब्ते की कड़ियां मिलाएंगे जो हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली अल मारूफ सूफी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से शुरू होकर मौजूदा रियासत पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों तक जाती हैं। हाल ही में जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए एक पुल का किरदार अदा किया, और जिस तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी लीडरों ने पाकिस्तान की सालसी पर भरोसा किया, ये इस बात का सबूत है कि हाँ और ना का वो इख्तियार अब पाकिस्तान के पास आ चुका है। इस कामयाबी के पीछे जहां सूफी साहिब की रूहानी बशारतें हैं, वहीं फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर की मजबूत अस्करी सफारतकारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा
اسحاق ڈار کی انتھک محنت بھی شامل ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب ایٹمی حملوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی تب پاکستان کے دارالحکومت سے اٹھنے والی امن کی آواز نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ ممتاز مفتی نے الکھ نگری میں جس قرض کے اتارے جانے کا ذکر کیا تھا، آج وہ قرض ہنسنا پاکستان کی عالمی توقیر کی صورت میں ادا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی ان میں کہا گیا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور یہ ایک عظیم طاقت بنے گا۔ انہوں نے دعا اور پیشن گوئی کی کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر ابھرے گا جس سے دنیا کے دیگر ممالک رہنمائی حاصل کریں گے۔ کیا ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں دنیا کا معاشی اور قبلہ پاکستان ہوگا؟ ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں ویری ریسپیکٹیبل مذہبی اور روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سر سنو راؤنڈ اپ میں۔ سرفراز شاہ صاحب، حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ نے نصف صدی پہلے ہاں اور نہ کا جو اختیار پاکستان کے لیے بیان کیا تھا، آپ کی روحانی بصیرت اس اختیار کو موجودہ عالمی سفارتکاری میں کہاں کھڑا دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی برکت صاحب نے اور ان سے پہلے جناب حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ بات فرمائی تھی، وہ بات ان کی پوری ہونے کا وقت آ گیا، بلکہ یوں کہیے کہ آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے۔ جی، اور آپ نے بھی سر اکثر پاکستان کی بقا اور ترقی پر بات کی ہے۔ کیا موجودہ معاشی اور سیاسی بھنور سے نکل کر اچانک عالمی ثالث بن جانا اسی نورانی سفر کا حصہ ہے جس کا ذکر واصف علی واصف اور حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی کرتے رہے؟ جی ہاں، بالکل یہ اسی کا حصہ ہے۔ یہ سفر ادھر کو جاری ہو گیا اور اس طرح کے واقعات اب پیش آتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 10-11 مہینے کے بعد پاکستان اکنامکلی بہت سٹرونگ ہوگا۔ باقی اس جو ڈائمنشنز ہیں اس پہ بھی بہتری آ جائے گی۔ یہ اسی سفر کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح، اور پاکستان کا جغرافیہ در حقیقت اس کے روحانی نقشے کے تابع ہے۔ وہ کیا خاص بات ہے سر کہ دنیا کی ہر بڑی طاقت کو آخر میں پاکستان کی دہلیز پر آنا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں ہم سنتے آئے تھے کہ جو پاکستان وجود میں آیا ہے یہ خالصتاً اللہ کی رحمت تھی جو وجود میں آیا، اور جو اس کے قرائن ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ یہ واحد ملک ہے جو ایک شخص نے سنگل ہینڈڈلی بنایا ہے، اور یہ وہ واحد ملک ہے جس کے بننے کے سلسلے میں جناب قائد اعظم ایک لمحے کو بھی جیل نہیں گئے، اور یہ ایسا ملک ہے جس کے بننے میں خون نہیں بہا۔ تو یہ پیکولیرٹیز ہیں پاکستان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو رب تعالیٰ نے بنایا تھا ایک خاص مقصد کے تحت، اور اس کو اس مقصد کی طرف جانا ہے، اور وہ ہے عالم اسلام کی لیڈرشپ۔ یہ ادھر کو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، کیونکہ دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھی لیکن پاکستان نے اس سے الحمدللہ بچا لیا۔ کیا یہ وہی امن کا ضامن بننے کا مقام ہے جس کی بشارت صوفیہ کرام صدیوں سے دے رہے تھے؟ جی، یہ صرف ایک قصہ یہ نہیں ہے۔ جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اسی جانب سفر جاری ہو گیا ہے، اور سفر میں ایسی بہت سی چیزیں راستے میں آتی جائیں گی۔ ابھی ایک اور چینج آئے گی کہ پاکستان نے ایک مقام اپنا کھویا تھا کہ ایک زمانے میں کراچی گیٹ وے آف ایسٹ کہلاتا تھا۔ جی، اسی طرح جو کراچی پورٹ ہے وہ بڑی اہم تھی، ایک طرح کا ہب تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ آنے والے کچھ مہینوں میں کراچی ایک بار پھر گیٹ وے ٹو ایسٹ ہو جائے گا، اور کراچی پورٹ ایک ہب کا رول ادا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان یورپ سے بھی اوپر جائے گا، ترقی کرے گا، اور لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ موجودہ حالات میں جب نوجوان مایوس ہیں، آپ اس کال کی تعبیر
किन आसार में देख रहे हैं? वो वक्त कब तक आएगा? जी, इसमें कुछ महीने हैं, सालों के हिसाब से नहीं है। अच्छा। चंद महीनों के बाद ही, अगले 10-11 महीने के बाद पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि कुछ अरसा गुजरने के बाद पाकिस्तान इकोनॉमिकली उस स्टेज पर चला जाएगा जहाँ पर लोग यहाँ नौकरियाँ करने आएंगे, बजाय इसके कि पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जॉब तलाश करने के लिए जाएं। अच्छा। और शाह साहब, इस वक्त जिस तरह मुस्लिम उम्मा के दरमियान भी इख्तिलाफात डालने की कोशिश की गई और आपस में लड़वाने की कोशिश की गई, और लेकिन इसे पाकिस्तान ने नाकाम बनाया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में अब मुस्लिम उम्मा का नया इत्तेहाद बनने जा रहा है जहां दुनिया को मुस्लिम ममालिक लीड करेंगे? ये शायद मैं न कह पाऊँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये कुलियतन अल्लाह की रहमत थी कि जिस तरह के हालात पेश आए और जिस तरह खलीजी ममालिक में और मिडल ईस्ट में इंडिया अमेरिकन एयर बेसिस पर हमले हुए, तो रिएक्शन नहीं हुआ कोई। ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुस्लिम कंट्री ने जज्बात में आके वापस अटैक कर दिया हो ईरान पर। ये सब अल्लाह ताला की रहमत थी, परवरदिगार ने बचाए रखा है मुसलमानों को आपस में लड़ाई लड़ने से। सर, पाकिस्तान के हवाले से आप ये भी कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में एक बड़ी जंग को फाते होगा। अभी मार्का हक भी हुआ जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। क्या वो बड़ी जंग मुस्तकबिल करीब में ही देखने को मिलेगी या उसमें भी अभी वक्त है? नहीं, मोदी साहब जो कुछ मई 25 में हुआ उसको अभी तक हजम नहीं कर पाए जी। उन लोगों का जो तकब्बुर था और जिस किस्म की तकब्बुर भरी बातें करते थे पाकिस्तान के बारे में, वो रब ताला ने उनका तकब्बुर तोड़ा है और इसको वो इतनी आसानी से पिएंगे नहीं। मोदी साहब जितनी जल्दी मुमकिन होगा शायद एक बार और शरारत करना चाहें, बल्कि मैं तो दुआ ये करूँगा कि ऐसी शरारत वो करें ताकि पहले से ज़्यादा बड़ा सबक उन्हें मिल जाए। अच्छा। और सर, हम ये देख रहे हैं कि जब से फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कमान संभाली है, तब से पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसी क़यादत में पाकिस्तान को मजीद कितनी कामयाबियां मिलेंगी? देखिए, इस वक्त जो कुदरत का फैसला है जी, वो यही है कि पाकिस्तान को अरूज हासिल होगा, और जब कुदरत की तरफ से फैसले आ जाएं तो पाकिस्तान का फैसला हो चुका, इसे अरूज की तरफ जाना है और इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब के बारे में यह है कि मेहनती आदमी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए खुलूस रखते हैं और अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबियां अता फरमाए। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, हम ये कह सकते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान खित्ते की सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा और माशी और सियासी तमाम भंवर से निकल जाएगा, और इस सब के लिए क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत ही बेहतरीन इंतखाब है? यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरेगा जी। अगर ये हर लिहाज से ताकतवर नहीं होता तो आलमी इस्लाम की क़यादत नहीं संभाल सकता। ये ज़रूर इंशाल्लाह उभरेगा बतौर बहुत ताकतवर मुल्क के। और जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि जब कुदरत किसी मुल्क को ऊपर उठा के ले जाना चाहती है तो वो उसकी अहल क़यादत ही दे देती है मुल्क को, क्योंकि रब ताला ज़मीन पर तो उतरता नहीं खुद काम करने के लिए जी। वो तो असबाब बनाता है, इसलिए कि हम आलमुल असबाब में रह रहे हैं। यहाँ हर चीज़ का एक सबब होता है, हत्ता कि मौत का भी एक बहाना है, उसके बहाने के बगैर वो भी नहीं आती जी। सर, इस्राइल जैसी एक नाजायज़ रियासत जिस तरह दुनिया का अमन बर्बाद कर रही है और ग्रेटर इस्राइल के ख्वाब देख रही है, क्या उसका ये ख्वाब अब बर्बाद हो चुका है या अभी मजीद इस्राइल की बर्बादी होना बाकी है? नहीं, अभी तो ये एक हल्की सी झलक देखी है उसने और उसका वो ऑरा टूट गया जो
ایک اس نے امیج اپنا قائم کر لیا تھا پروپیگنڈا کے ذریعے سے، اور ایک دو واقعات کے نتیجے میں کہ وہ بڑی فارمیڈیبل پاور ہے، وہ تو اور اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا۔ یہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے انشاءاللہ وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، بلکہ میں تو اس کے بجائے یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کو خیر منانی چاہیے کہ وہ علاقے جو عرب کے اس نے اپنے قبضے میں 1967 وار میں لیے تھے وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو سر کیا پاکستان کو اب موجودہ صورتحال میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی بخشی اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بہت سارے سہرے پاکستان کے نام ہوں گے، تو کیا اس سچویشن میں پاکستان کو مسلم امہ میں لیڈ کرتے ہوئے ایک مسلم بلاک بنانے کی ضرورت ہے نیا؟ جی یہ کوششیں پہلے بھی دو بار ہو چکی ہیں، ایک بار مڈ 60s میں ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے RCD بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے تھے، جس میں ترکی تھا، ایران تھا، پاکستان تھے، اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آنے والے 2-3 سال کے اندر اندر افغانستان اور عراق اس میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن جو مسلم مخالف قوتیں ہیں ان کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی، اور ہمارے یہاں چینج آ گئی اقتدار میں، اور اس کے بعد وہ چیزیں فضل آؤٹ ہو گئیں۔ جی اس کے بعد ایک بار پھر بھٹو صاحب نے کوشش کی 74 میں کہ مسلمان امہ اکٹھی ہو جائے جی اور ایک بلاک بنا لیا جائے، تو بھٹو صاحب کو ایلیمینیٹ کیا مسلم مخالف قوتوں نے۔ ہمیں محتاط رہ کے اور بہت وائزلی آگے موو کرنا پڑے گا اگر ہم مسلم بلاک بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلم مخالف قوتیں کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی آواز ہے۔ ہم 57 کنٹریز ہیں دنیا میں، مسلم کنٹریز، جی اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی معاملے پر UN میں ایک آواز اٹھاتے ہیں جی تو اس کا بہت بڑا وزن ہوگا، اس کو توڑا نہیں جا سکے گا۔ اس لیے جتنی بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کبھی یہ بلاک بننے نہیں دیں گی، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بڑے کام کے لیے مخالفت ہوتی ہے اور یہ مخالفت ہوتی رہے گی، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم وائزلی چلیں اور دشمن کی قوتوں کو، دشمن کی جو کارستانیاں ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ بالکل۔ اور سر آپ ایران کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس ساری سچویشن سے نکل پائے گا؟ 10 اپریل کو مذاکرات بھی ہونے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سلیوشن، کوئی حل نکل آئے گا اس میں سے؟ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایران مسلک کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، نظریات کے لحاظ سے کچھ بھی ہو، وہ ہمارا بردر اسلامی ملک ہے، اور ہمیں ہمارے دل سے تو ہر لمحے دعا یہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلم کنٹری کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان سب قوتوں پر جو اس کے خلاف اکٹھی ہوئی ہیں اللہ فتح یاب کر دے، اور انشاءاللہ کر دے گا۔ صحیح۔ اور جو سر امریکہ کا جو سپر پاور کا جو زوم تھا وہ تو نو ڈاؤٹ کہ کافی حد تک اس کو دھچکا لگا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بھی وہ یہ سٹیٹس قائم رکھ پائے گا؟ میں ایک زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے زوال کا وقت آ گیا، اس کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت بڑا ملک ہے جی، اور اس سائز کا ملک اپنے مومنٹم میں چلتا رہتا ہے، تو اس کو زمین پر گرنے میں کافی وقت لگ جائے گا، لیکن یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس کا جو ایک اورا قائم تھا، ایک سپر پاور کا اورا، ایک انوینسیبل ہونے کا اورا، جی اس میں ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈال دیا ہے ایران نے، اور اس کا وہ تاثر تمام کا تمام زائل ہو گیا کہ اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو بالکل، اللہ تعالیٰ نے اس کا ناک، جو ایک غرور تھا وہ شاید ضرور ٹوٹا ہے اس پوری دنوں میں۔ جی جی
سر تیسری عالمی جنگ آپ کو کہیں مستقبل قریب میں ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، انفورسیبل فیوچر میں کم از کم میں نہیں کہہ سکتا کہ ورلڈ وار شروع ہو جائے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ورلڈ وار شروع ہو جائے گی. اس جنگ کے شروع میں بھی میں نے ایک عرض کی تھی کہ ورلڈ وار کی ابتدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر ایک غزوہ ہند کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ ایک آگے کہیں مستقبل میں ہوگی. جی اس میں بھی وقت آپ اسی کے بارے میں اکثر میرے فرماتے خیال میں بھی ہیں. وقت ہے اس میں. اچھا جی ہاں، ٹھیک. لیکن ابھی اس میں شاید وقت پڑا ہے ٹھیک کیونکہ وقت کا تعین تو رب ہی کے پاس ہے. جی لیکن اندازہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں کافی وقت لگے گا. بالکل صحیح. سر مسئلہ فلسطین آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ جو چینجز آئی ہیں اس کے نتیجے میں ایک نیا شاید ورلڈ آرڈر جنم لے لے اور بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے کہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کہیں کوئی ریولوشنری چینج نہیں ہے. جی رب کے یہاں ساری کی ساری ایوولوشنری چینجز ہیں. بالکل، اور وہ وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. سید سرفراز احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.